नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह, डाइट प्रवक्ता, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान मैनपुरी। डीएलएड प्रशिक्षु, जैसा कि ऑनलाइन क्लासेस आपकी जो चल रही है, उसी कड़ी में आज जो है मैं उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में आपका परिचय कराऊंगा आपसे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जनजाति वो समूह है जो आज के इस कह सकते हैं औद्योगिक दौर में या विकास का जो एक तेज़ी से जो चरण चल रहा है, या फिर कह सकते हैं कि देश में जो आम समुदाय है जो सारी सुविधाएं संसाधनों का उपभोग कर रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ वे जनजातियां हैं जो आज भी खुले आकाश के नीचे जंगलों में गुजर बसर कर रहे हैं और आम जनमानस से कटे हुए पूरी तरीके से जो है इनका जीवन और जीने का तरीका पूरी तरीके से भिन्न है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जनजातियां सामान्यतः जंगलों में और कह सकते हैं एक अपने अलग संस्कृति सभ्यता के साथ निवास करती हैं। पूरी तरीके से आज भी वो जंगलों पर निर्भर है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में देखा जाए कुछ छोटे मोटे औद्योगिक धंधे खुल गए हैं या कह सकते हैं कारखाने खुल गए हैं, वहाँ आज थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज आया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनजातियाँ जो है आज भी उसी तरह से संकोची हैं और लोगों से घुलने मिलने में पूरी तरीके से अलग हैं और जनरली सामान्य तरीके से किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। अपने समूह में अपने समाज के साथ ये रहते हैं और बाहरी लोगों को हस्तक्षेप ये कतई बर्दाश्त नहीं करते। तो इसी कड़ी में मैं आपको जो है बताना चाहता हूँ कि जो जनजातियाँ हैं उत्तर प्रदेश में, जैसा कि सबसे पहले आदिवासी आखिर इनको जो कहा गया था, सबसे पहले ठक्कर बाबा एक इनके कह सकते नेता थे, तो उन्होंने जो है सबसे पहले जो है इनको आदिवासी कहना शुरू किया था। और भारतीय संविधान के सदस्य जयपाल सिंह ने सर्वप्रथम आदिवासी शब्द का प्रयोग जो है किया था। और संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति जो है शब्द का प्रयोग किया गया है। और इन अनुसूचित जनजातियों की अपनी एक अलग विशेषताएं हैं, जैसा कि उसमें आदि विशेषताओं के लक्षण हैं और भौगोलिक रूप से अलग है, उनकी अलग तरह की संस्कृति है और वह समुदाय सामान्य से अन्य समुदायों से मिलने में संकोच करते हैं। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जनजातियों का जो कह सकते सकेंद्र है, तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में इन जनजातियों का केवल 0.6% ही कह सकते हैं भाग है जो उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। और कुछ उत्तर प्रदेश में ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे कह सकते हैं कि अयोध्या, जालौन जैसे ज़िले हैं जहाँ अनुसूचित जनजातियाँ बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। और जो जनजातियाँ ये सामान्यतः पाई जाती हैं उनमें उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, बलिया, ललितपुर, झांसी, लखीमपुर खीरी आदि जो ज़िले हैं जहाँ पे इन जनजातियों का सकेंद्रण है, जिसमें से कुछ मैं चर्चा करना चाहूँगा। जैसे एक जनजाति होती है खैरवार या खरवार या देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र में निवास करती है। और एक सहरिया, पहरिया है जिसको सोनभद्र में बैगा अमथौना मिलती है, पंखा, पनिका ये मिर्जापुर सोनभद्र में मिलती है। और इसके अलावा भूइयाँ ये सोनभद्र में इनका सकेंद्रण है। और जैसा कि चूँकि जो जनजातियाँ हैं इनका अपना एक इतिहास है और एक अपनी संस्कृति है, तो ये जो जनजातियां हैं तो उनमें जो इनका निवास है उनमें जैसे कुछ मुख्य जनजातियां, जिसमें एक जनजाति होती है थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र जिसमें महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, श्रावस्ती है, बहराइच है, लखीमपुर खीरी जिलों में ये निवास करते हैं। और किरात वंश नाम की उत्पत्ति के विषय में कुछ विद्वानों का कहना है कि लोग राजपूतानों के थार मरुस्थल से आकर यहाँ बसे, अतः थारू कहलाते हैं। थारू लोग कद में छोटे, चौड़ी मुखाकृति, पीले रंग के होते हैं। पुरुषों की स्त्रियां कहीं अधिक आकर्षक और सुंदर होती हैं। शरीर पर ये जो है कह सकते हैं कि कई प्रकार की आकृतियां, जिसे गुदना या गुदवाना कहा जाता है, वो बनवाती हैं। इनके भोजन में जैसे चावल है, चावल का अधिक इस्तेमाल करते हैं ये लोग।
और सुअर मुर्गी का पालन करते हैं। मांस मदिरा का भी पायल तो कह सकते हैं खान पान में शामिल है इनके। और जो इनका समाज होता है वो पितृसत्तात्मक समाज होता है। और थारुओं के विवाह के लिए वर पक्ष को जो है कन्या पक्ष के यहाँ जाना पड़ता है। विवाह जो है सामान्यतः जो है एक जो परंपराएं हैं उसी के आधार पे जो है शादियाँ होती हैं। और ये लोग जो है कह सकते हैं जो दीपावली है उसको शोक दिवस के रूप में मनाते हैं ये लोग। और इनकी आय का प्रमुख साधन कह सकते हैं कृषि है और धान की खेती ये सबसे अधिक कहते हैं। इसके अलावा पशुपालन है, लकड़ी है, ढुलाई है, कटाई है, शिकार है, ये सब इस तरह के काम, फल फूल वाले काम या कंदमूल या जड़ी बूटियों वाले काम भी करते हैं। और उनके लिए अभी थारू जनजातियों के लिए जो है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक महाविद्यालय ही अभी हाल में स्थापित किया गया है। इसके अलावा एक अन्य जाति होती है जो है बुक्सा। तो बुक्सा जनजाति प्रदेश के बिजनौर जिले में छोटी बस्तियों में निवास करते हैं। छोटी बस्तियों में निवास करते हैं। अधिकांश लोगों का मत है कि बुक्सा जनजाति पतवार राजपूत घरानों से संबंध रखते हैं। कुछ विद्वानों ने इन्हें मराठों द्वारा भगाए जाने का यहाँ जो है आकर बसे। भगाए जाने पर बुक्सा पुरुष लोग कद और आंखें छोटी होती हैं, इनकी पलकें भारी, चेहरा चौड़ा होता है, नाक चपटी होती है और भोजन में जो है मछली चावल का अधिक इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो है कह सकते हैं कि जो बुक्सा हैं इन लोगों का जो सिस्टम होता है ये जो हिंदू परंपरा में या सनातन धर्म में जिस तरीके से पूजा पाठ या धार्मिक परंपराएं हैं उस तरह से ये महादेव, काली माई, दुर्गा की पूजा करते हैं और चामुंडा देवी को सबसे बड़ी देवी मानते हैं। या और इनकी बिरादरी में पंचायत इनकी प्रमुख राजनीतिक संगठन होता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं जो 73वां संविधान संशोधन जो व्यवस्था करी गई है स्थानीय स्वशासन के संबंध में ग्राम पंचायत, तो उसी का ही एक रूप जो है ये यहाँ पाया जाता है। 3 स्तर में बटा हुआ होता है जिसे सरपंच बोलते हैं और इसके अलावा मध्य स्तर पर ग्राम पंचायत सभापति बोला जाता है। इसके बाद मुखिया होता है। इस तरीके से इनके यहाँ एक जो पंचायत व्यवस्था है वो भी पाई जाती है। इसके अलावा एक अन्य जाति होती है खरवार या खैरवार। तो ये जनजाति का संकेंद्रण उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर जिलों में खरवार जनजाति के लोग निवास करते हैं। ये लोग अपने को रोहतास से आया हुआ सूर्यवंशी मानते हैं। इनकी पारंपरिक आर्थिक गतिविधियां कृषि, पशुपालन, शिकार आदि शामिल है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि खरवार कत्थे का व्यापार करते हैं। इनकी उपजातियों में सूर्यवंशी, पटबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत आदि जातियां पाई जाती हैं। ये बलिष्ठ और आकर्षक होते हैं और हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हैं सामान्यतः। और इस तरीके से कह सकते हैं कि जनजातियों के जो क्षेत्र है वो मतलब कह सकते हैं कि आय के जो साधन है वो बहुत कह सकते हैं बड़े सीमित हैं और इनको आए दिन आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। क्योंकि जो पूर्व भौगोलिक दशाएं थी वो पूरी तरह से बदल चुकी हैं और जंगलों का जिस तरीके से तेजी से विनाश हो रहा है, कट रहे हैं और एक के बाद औद्योगिक या फिर कह सकते हैं निर्माण कार्य जारी हैं। उसकी वजह से इनके प्राकृतिक आवास जनजातियों के नष्ट हो रहे हैं और उसकी वजह से अब कुछ जनजाति समूह हैं वो रोजी या फिर अपनी जीविका अर्जन के लिए मजदूरी का काम भी करते हैं और कस्बे शहरों में जाके जो है शारीरिक श्रम करके धन का उपार्जन भी करते हैं। लेकिन ये चीज़ तो है महत्वपूर्ण है कि जनजातियों की जो अपनी संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो अपने आप में एक विलक्षण होता है। तो इनकी जो संस्कृति सभ्यता है उसको पूरी तरह से मुझे लगता है सुरक्षित रखने की, संरक्षित रखने की और उसके प्रचार और प्रसार की भी आवश्यकता है और उनका जो प्राकृतिक आवास है उसे कम से कम छेड़छाड़ किया जा सके, जिससे कि ये जो है अपना संस्कृति को बचाने में पूरी तरह से सफल हो जाए। और इसके साथ साथ हमें कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए, तमाम योजनाएं जो चल रही हैं उन योजनाओं का लाभ इन जनजातियों को कैसे मिले इस संबंध में थोड़ा सा इन्हें जागरूक करने की आवश्यकता भी है। और जो उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं जहां इनका बाहुल्य है, निवास है, उन क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की या उनसे लाभान्वित करने की
कोई ऐसी एक नई सिस्टम, एक प्रणाली विकसित की जाए जिससे ये है कि थोड़ा इनको आर्थिक स्थिति में सुधार आए और इनको ग्रामीण क्षेत्र छोड़ छोड़ के बाहर दिक्कतें और परेशानियों को सामना न करना पड़े और ये अपना जो संस्कृति सभ्यता है उसको बचाने के लिए पूरी तरह से सफल हों, ऐसा कुछ कार्य भी होना चाहिए। इसी के साथ आपका जो उत्तर प्रदेश में जनजातियों से संबंधित टॉपिक है वो समाप्त हो गया और आपको ये चीज़ समझ में आती होगी कि उत्तर प्रदेश में जो जनजातियां हैं वो तुलनात्मक रूप से देखा जाए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या नॉर्थ ईस्ट जो उत्तर पूर्व क्षेत्र कहलाता है, दक्षिणी राजस्थान कहा जाता है, महाराष्ट्र कहा जाता है, गुजरात कहा जाता है, उससे तुलनात्मक रूप से उत्तर प्रदेश में जनजातियों की संख्या बहुत कम है। तो लेकिन जो हैं तो हमें लगता है उनको पूरी तरह से उनका जो है देखभाल करने की ज़रूरत है, उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसी के साथ धन्यवाद। और इस कोविड-19 संक्रमण के दौर में आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और लोगों को जागरूक करें, बताएं कि इस समस्या का बचाव करना ही जो है सबसे उत्तम सही तरीका है, क्योंकि इलाज के लिए अभी किसी प्रकार की कोई नई वैक्सीन नहीं बनी है, कोई किसी प्रकार की चिकित्सा संबंधी व्यवस्थाएं मजबूत नहीं हुई हैं। ऐसे में आप घर पर रहें और निरंतर अध्ययनरत रहें। धन्यवाद।